हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। तो हम केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 4 केमिकल थर्मोडायनामिक्स स्टडी कर रहे हैं और उसमें अभी तक हमने एंथैल्पी स्टडी किया था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आज उससे रिलेटेड एक लॉ स्टडी करने का है, दैट इज हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। सिंपल 2 लाइन का स्टेटमेंट है ये लॉ। हमको स्टेटमेंट देखने से पहले इसका एग्जाम्पल हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, वो समझ लीजिए, फिर हम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो इसके लिए एग्जाम्पल लेंगे हम, दैट इज सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया फॉर्मूला इज NH3। अमोनिया को हमको प्रिपेयर करना है। लेबोरेटरी में जब अमोनिया बनता है तो उसकी रिएक्शन हम देखते हैं। सो दिस अमोनिया इट इज प्रिपेयर फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, N2 and H2 in 2 steps। 2 स्टेप में होता है। इन फर्स्ट स्टेप N2 combined with H2, both are gas, twice H2, it gives N2H4 hydrazine, nitrogen gas combined with hydrogen gas, and it forms N2H4 hydrazine. And in this step the change in enthalpy delta H0, standard change in enthalpy, is found to be, it is plus 95.4 kilojoule। इतना एंथैल्पी चेंज इसमें फाइंड आउट होता है। ये स्टेप 1 का है, दिस इज स्टेप नंबर 1। इसलिए ये जो डेल्टा H0 इसको डेल्टा H01 कहेंगे हम। चेंज इन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ स्टेप 1। नाउ इन स्टेप 2 दिस हाइड्रोजाइन N2H4 इट कंबाइन विद द नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ H2, वो एक और H2 से कंबाइन होगा, एंड इट गिव्स ट्वाइस NH3, दैट इज अमोनिया। N2H4 plus H2 it gives twice NH3 अमोनिया। और इस स्टेप में भी हमको डेल्टा H0 स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी मिलेगा, वो 2 आएगा। इट इज इक्वल टू -187.6 किलो जूल। ये स्टैंडर्ड वैल्यू और फिक्स वैल्यू होती है ये। तो 2 स्टेप में अमोनिया प्रिपेयर हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में डेल्टा H1 0 आ रहा है, सेकंड स्टेप में डेल्टा H2 0 आ रहा है। नाउ वी कैन कंबाइन दिस 2 स्टेप। हम ये दोनों स्टेप को कंबाइन कर सकते हैं, दोनों का समेशन ले सकते हैं। सो हियर first up here it is N2, ऊपर N2 है, plus twice H2 plus H2, it is thrice H2, both are gas, दोनों भी gas। it gives this N2H4 gets cancel, एक reactant साइड में एक प्रोडक्ट साइड में इससे कैंसिल हो जाता है, and it gives twice NH3, that is अमोनिया। और इसमें डेल्टा H01 प्लस डेल्टा H02 इन दोनों को सम करेंगे, डेल्टा H0 आएगा, दैट इज एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, और दोनों को सम करेंगे तो इट इज -92.2 किलो जूल, वट एवर जो भी आता है। नाउ व्हाट इज हेस लॉ? हेस लॉ क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज, ओवरऑल एंथैल्पी चेंज फॉर द केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू, इट्स द सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेट। ये इंडिविजुअल स्टेप है, स्टेप 1 स्टेप 2 ये अलग अलग है, इंडिविजुअल है, लेकिन अगर ये दोनों स्टेप को आप सम करते हैं तो वो फाइनली मिलता है हमको ओवरऑल एंथैल्पी चेंज। सो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप। दिस इज कॉल्ड एज हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। नाम में मीनिंग है कि हीट का समेशन, ये सम कर रहे हैं आप हीट को, तो वो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। Whether the reaction take place in 1 step or 2 step, चाहे रिएक्शन आप 1 स्टेप में करो कि 2 स्टेप में करो, डेल्टा H -92.2 ही आना है। अमोनिया के लिए, सिंथेसिस अमोनिया के लिए डेल्टा H0 -92.2 ही आना है। अगर आप रिएक्शन 1 स्टेप में करते या 2 स्टेप में करते तो उतना ही आना है। तो डेल्टा H0 जो होता है वो इनिशियल स्टेप पे डिपेंड होता है और फाइनल स्टेप पे डिपेंड होता है। बीच में It does not depend on the path, ये पाथ पे डिपेंड नहीं होता है। इसलिए हमने पहले कहा था ऐसे को कहते हैं हम स्टेट फंक्शन। तो फंक्शन भी डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। तो एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है जो इनिशियल पे डिपेंड होती है नाइट्रोजन हाइड्रोजन पे, और फाइनल पे डिपेंड होती है अमोनिया पे। बीच में जो पाथ है ये N2H4 इस पे डिपेंड नहीं होती। तो क्या स्टेटमेंट बन रहा है? इट इज द ओवरऑल एंथैल्पी चेंज, ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू ओवरऑल टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप, एक स्टेप, इंडिविजुअल स्टेप, एक स्टेप इन ए रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज
हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन स्टेटमेंट, ये इसका स्टेटमेंट है। इस साल बोर्ड एग्जाम में मार्च 2020 में ये 2 मार्क के लिए आया था, इस साल आया है मार्च 2020 में ये 2 मार्क्स के लिए आया, 1 मार्क का इसका स्टेटमेंट और 1 मार्क का ये एक्सप्लेनेशन। 2 मार्क के लिए ये हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन पिछले 5 साल में 3-4 बार आया है। आपको इसको अच्छी तरह करना है, तो एक बार स्टेटमेंट और देख लीजिए। द ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन is equal to the sum of enthalpy change of individual step in a reaction। एक तो ओवरऑल है जो ये टोटल है ये, और एक है इंडिविजुअल स्टेप जो ये 2 स्टेप है, स्टेप 1 स्टेप 2। तो हेस लॉ का कहना है कि दोनों की एंथैल्पी चेंज सेम आती है, चाहे आप उसको 1 स्टेप में करो कि 2 स्टेप में करो। ये हो गया हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन का पूरा एक्सप्लेनेशन विद स्टेटमेंट, और 1 मार्क के लिए इसका एप्लीकेशन पूछा जाएगा। एप्लीकेशन, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एक ही एप्लीकेशन बताया था इस बुक में। बाय दिस रिएक्शन वी कैन फाइंड द एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन व्हिच कैन नॉट कैलकुलेट एक्सपेरिमेंटली। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिनको एक्सपेरिमेंट करते हैं लेकिन उनका डेल्टा एच कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। मीन्स डेल्टा एच जीरो एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन which cannot be calculated experimentally, it can be calculated with the help of by this Hess law. So Hess law is used to calculate the enthalpy change of a reaction which does not calculate experimentally. ये Hess law का application. तो 2 मार्क का ये स्मॉल पार्ट है Hess law of constant heat summation. ये पार्ट यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट इज ए स्मॉल डेफिनेशन, एक स्मॉल डेफिनेशन है। सी द टर्म इज, ऑलरेडी आप ये टर्म जानते हैं, इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये वर्ड केमिस्ट्री में बहुत बार आता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, किसे कहते हैं, आप में से आइडिया है किसी को? व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? एक वर्ड होता है कंटिन्यूअस, वो अलग है, लगातार होता है कंटिन्यूअस। एक होता है साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस मींस एट ए सेम टाइम, एक साथ होता है, एक साथ साइमल्टेनियस। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस? विच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ। ऐसी प्रोसेस जो खुद से होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। द प्रोसेस विच टेक प्लेस बाय इटसेल्फ, जो खुद से होती है, विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। बाहर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं करना है, बाहर से कोई एफर्ट्स नहीं करना है। ऐसी प्रोसेस, ऐसा काम जो खुद से होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे आप देखते हैं हमारा ये दिन रात का होना, रात दिन होती है, डे एंड नाइट होता है, और तो जो है सन के सराउंडिंग में घूम रहा है, इटसेल्फ खुद से घूम रहा है वो। उसी तरह जितने भी सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स है, ये अपना काम खुद से ही कर रहे हैं। तो सोलर सिस्टम का जो वर्किंग है वो क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और बेसिक एग्जांपल देखते हैं हम डेली लाइफ के। एग्जांपल नंबर 1, इट इज फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। बहुत बार आपने देखा पानी गिर जाता है अगर, तो पानी कभी भी ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है, इटसेल्फ खुद से बहता है, उसको कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता बहने के लिए। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। Second, it is melting of ice. Melting of ice above 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस तक आइस रहता है, बर्फ रहता है, सॉलिड होता है। 0 डिग्री सेल्सियस में थोड़े से भी टेम्परेचर ऊपर गया तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है बाय इटसेल्फ, वो खुद से पिघलता है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस अबव 0 डिग्री सेल्सियस इटसेल्फ एक बहुत अच्छी प्रोसेस है। नंबर 3, आप बहुत बेसिक प्रोसेस जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। 8, 9 पढ़ते, 8, 9, 10 में न्यूट्रलाइजेशन। एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। जब आप NaOH बेस इसमें ऐड करते हैं Cl एसिड, या एसिड में बेस, बेस में एसिड, दे रिएक्ट इटसेल्फ, दे रिएक्ट देमसेल्फ। इसमें कोई आपको हीटिंग नहीं करना पड़ता है, कोई कैटालिस्ट नहीं डालना पड़ता है। तो एसिड और बेस दे रिएक्ट देमसेल्फ, दे रिएक्ट स्पॉन्टेनियस। सो ऑल प्रोसेस विच टेक प्लेस बाय इटसेल्फ इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और ये प्रोसेस कब तक होती रहती है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब तक चालू रहेंगी? व्हेन दे अटेन इक्विलिब्रियम। आखिरी में जाके इन सबको इक्विलिब्रियम मिलता है।
इक्विलिब्रियम, जैसे पानी बह रहा है ऊपर से नीचे, कब तक बहते रहेगा, जब नीचे आके वो पूरा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा वहां पे। तो ऑल नेचुरल प्रोसेस टेंड टू ऑकर इन ए डायरेक्शन दैट लीड्स टू इक्विलिब्रियम। ये उस डायरेक्शन में जाते हैं जहां उनको क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम। ये एक स्टेटमेंट बन जाता है, ऑल नेचुरल प्रोसेस टेंड टू ऑकर इन ए डायरेक्शन, ऑकर इन ए डायरेक्शन, ये उस डायरेक्शन में जाते हैं विच लीड्स टू इक्विलिब्रियम, जहां जाके उनको इक्विलिब्रियम मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है, उस डायरेक्शन में सभी प्रोसेस जाते हैं। दिस सच प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक सिंपल टर्म है, 1 मार्क के लिए डेफिनेशन पूछी जाएंगी, डिफाइन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। द प्रोसेस विच टेक प्लेस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट टर्म, next is a new term totally, it is entropy। आपको स्टार्टिंग बताया था कि एनर्जी के 4 टाइप्स होते हैं। पहले हमने देखा था इंटरनल एनर्जी डिनोटेड बाय U, सेकेंड हमने किया एंथैल्पी डिनोटेड बाय H। नाउ द थर्ड टर्म इज एंट्रोपी डिनोटेड बाय S। एंट्रोपी टोटली न्यू टर्म है आपके लिए, आज से पहले आपने ये नहीं पढ़ा है। व्हाट इज एंट्रोपी, इसके लिए भी पहले एग्जांपल देखिए, फिर आपको बताते हैं व्हाट इज एंट्रोपी। आइस, आइस मालूम है आपको, आइस सॉलिड होता है, इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज। आइस के पार्टिकल एक कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट, कॉम्प्लेक्स, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम एयर एंड देयर, वो कहीं मूव नहीं कर सकते हैं, वो स्टेबल होते हैं, एक ही जगह कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। लेकिन जब ये आइस को आप कन्वर्ट करते हैं वाटर में, तो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इसके ये जो पार्टिकल्स थे, अब ये पार्टिकल्स मूवमेंट करेंगे, ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे। पहले ये स्टेबल थे, एक जगह कॉम्पैक्टली अरेंज थे, नाउ दे मूव इन ए रैंडम डायरेक्शन। अब इनका जो ऑर्डर था, ये पर्टिकुलर पहले ऑर्डर में थे, अब ये ऑर्डर हो जाएगा डिसऑर्डर, या इसे कहते हैं हम रैंडमनेस, डिसऑर्डर और रैंडमनेस। ये डिसऑर्डर और रैंडमनेस को कहते हैं एंट्रोपी। इसको गिनना है हमको, इसको मेजर करना है। द मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन ए सिस्टम में जो भी डिसऑर्डर होता है, जो भी रैंडमनेस होता है, मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर, स्पेशली मॉलिक्यूल में सिर्फ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर, जैसे देख रहे यहां आइस में वाटर के मॉलिक्यूल कॉम्पैक्टली अरेंज है, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, कहीं जा नहीं रहे, मूव नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही वाटर में कन्वर्ट होगा तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट चालू हो जाएगा, उनमें डिसऑर्डर बढ़ जाएगा। ये डिसऑर्डर जो बढ़ गया है, इसको हमको मेजर करना है, ये मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर को मेजर करना है, उसे कहते हैं एंट्रोपी। इसके लिए एनर्जी लगती है, दैट इज एंट्रोपी। द मेजर ऑफ डिसऑर्डर, द मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड एज एंट्रोपी। फिर आप देखेंगे वाटर से आप अगर ले लेंगे वेपर, तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल जिनमें मूवमेंट स्लो था, अब ये मॉलिक्यूल का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, मींस इसमें डिसऑर्डर और बढ़ जाएगा, दे आर हाईली डिसऑर्डर, ये बहुत ज्यादा डिसऑर्डर हो जाएंगे, रैंडमनेस बढ़ जाएगा, मतलब इसमें एंट्रोपी और बढ़ गई। सो एंट्रोपी इंक्रीजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। ऐसे करेंगे हम, सॉलिड से ज्यादा एंट्रोपी होती है लिक्विड में, लिक्विड से ज्यादा एंट्रोपी होती है गैस में। सॉलिड में एंट्रोपी 0 होती है, वहां मॉलिक्यूल कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इनमें एंट्रोपी होती ही नहीं है, ये पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं। लेकिन लिक्विड और गैस में मॉलिक्यूल में डिसऑर्डर आ जाता है, इसलिए उसमें एंट्रोपी प्रोड्यूस हो जाती है। सो एंट्रोपी इंक्रीजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस। एक एग्जांपल देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर एग्जांपल। सपोज आप ऐसे कर रहे हैं, सपोज इट इज H2O, H2O लिक्विड। अब आप इसको हीट करो, वाटर को आप बॉईल करिए, हीट करिए, तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, उसमें हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाता है, वाटर डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है, इट लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो पहले वो लिक्विड था, उसके मॉलिक्यूल में लेस डिसऑर्डर था, लेस डिसऑर्डर था, इट हैज सम एंट्रोपी, इसके पास एंट्रोपी है, डिसऑर्डर है, लेकिन जैसे ही वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ
तो अब इसका डिसऑर्डर क्या हो जाएगा, हाईली डिसऑर्डर, मीन्स इसकी एंट्रोपी बढ़ गई। तो एंट्रोपी लिक्विड से गैस पे जाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ जाती है, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर सपोज करो आप गैस से गैस पे जाएंगे, हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट इनटू वन हाइड्रोजन गैस एटम, सेकेंड हाइड्रोजन गैसियस एटम। अब देखो यहाँ पे पहले भी यहाँ पे गैस है, हाईली डिसऑर्डर है, अभी भी यहाँ पे गैस है, यहाँ भी हाईली डिसऑर्डर, लेकिन यहाँ एक गैस का मॉलिक्यूल है, इट इज वन गैसियस मॉलिक्यूल, वो डिसोसिएट होकर टू गैसियस मॉलिक्यूल बन रहा है, मतलब वो टू मॉलिक्यूल में ज्यादा डिसऑर्डर आएगा, ज्यादा फैल जाएंगे, वो डिस्पर्स हो जाएंगे, तो ये हाईली डिसऑर्डर हो जाएगा, एंट्रोपी बढ़ जाएंगी। तो पहले तो एंट्रोपी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और गैस में भी अगर गैस के मॉलिक्यूल बढ़ गए तो एंट्रोपी बढ़ जाती है। व्हाट इज एंट्रोपी? इट इज अ मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम, इट इज कॉल्ड एज एंट्रोपी। दो टर्म जो आपको ऑलवेज मालूम है कि एंट्रोपी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। पढ़े आपने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन amount of substance present is called extensive property. Second, an entropy change, it is a state function. Entropy change, delta S. S means entropy, delta means change. Entropy change is a state function. What is state function? The properties which depends on initial state and final state and does not depend on the path of conversion. It is called state function. Entropy एक state function है। तो ये होता है एंट्रोपी। इतना है, आपको ये आएगा एग्जाम में, तो ये 1 मार्क के लिए आएगा। डिफाइन एंट्रोपी, ओके। ये स्मॉल टर्म में फिनिश होती है। यहां आपका इस साल का सिलेबस का पार्ट फिनिश होता है। इसके बाद और थर्मोडायनामिक्स में बहुत सारा पार्ट है, लेकिन इस साल कोविड-19 के कारण जो रिड्यूस सिलेबस आया है उसमें आगे का पार्ट कुछ भी नहीं है। मीन्स ये टॉपिक आज हमारा यहाँ फिनिश होता है। टेक्स्ट बुक में नोट्स में आपको आगे और दिखेगा, लेकिन वो पढ़ना नहीं है आपको। तो चलिए ये टॉपिक आज हम यहाँ फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 5, और सभी यूनिट का फिर एक साथ न्यूमेरिकल। अब देखते हैं जल्दी, बहुत जल्दी फिजिकली कॉलेज ट्यूशन स्टार्ट होंगी हमारी, तब हम वहाँ पे न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। ओके, गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।